गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एमपीडीए के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने विगत क्लासों में कुछ अध्ययन किया था, तो उस क्लास से और आज की क्लास के बीच दो महत्वपूर्ण तारीखें आ चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर विगत क्लास का भी अध्ययन करते हैं। आज की और पिछली क्लास के मध्य एक तारीख आई थी 10 जनवरी की, और उस 10 जनवरी को हम जानते हैं कि किस रूप में मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी दिवस के बारे में जानना भी आवश्यक है कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस बीच एक तारीख पड़ी, कौन सी? 10 जनवरी। और 10 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? विश्व हिंदी दिवस। ठीक, ये तारीख याद रखिएगा। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत हम लोगों ने 2006 में की। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हमने कब की? 2006 में की है, जिस उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। इसके साथ ही एक डेट और याद रख लीजिएगा आप, कौन से? 14 सितंबर की डेट याद रखिएगा। 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भारतीय संविधान में क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया था। ठीक, और इसको 10 जनवरी क्यों मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस? ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी के मध्य कब हुआ था? 1975 में नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक, ये तो हो गई अपनी पहली तारीख दोनों लेक्चर के मध्य की। और अब दूसरी तारीख की बात करते हैं, तो दूसरी तारीख बीच में पड़ रही है 12 जनवरी। कौन सी पड़ रही है? 12 जनवरी दूसरी तारीख पड़ रही है। और 12 जनवरी के दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। और ये दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस का अवसर पर, जिनका जन्म हुआ था कब? 12 जनवरी। कब हुआ था? 1863 को इनका जन्म हुआ था और 1902 में इनका देहांत हो चुका था। और ये भारतीय संस्कृति के पुरोधा कहे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद हम सभी प्रतिभागियों को एक शिक्षा देते हैं कि हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम आ रहे हैं तो सब परेशान रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, फेल होंगे या पास होंगे। इन सब को ध्यान ना देते हुए केवल किस पर ध्यान दें? अपनी मेहनत पर ध्यान दें। ठीक, इसी के साथ अब हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला भाग आप लोगों को रिवीजन है कि हम लोगों ने विगत क्लास में क्या अध्ययन किया था, संक्षिप्त में देखते हैं। तो विगत क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था किस चीजों का? देखिए, विगत क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों कि भाषा क्या होती है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, इन चीजों का अध्ययन किया था। इसके साथ ही अध्ययन किया था हम लोगों ने कि अपभ्रंश क्या होते हैं, बोलियां क्या होती हैं, उपबोलियां क्या होती थी। इसमें से केवल दो प्रश्नों के आंसर हम बता रहे हैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ डच भाषा में किसके द्वारा? जे कैटलर के द्वारा, मतलब जोशुआ जे हॉर्न कैटलर के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा पॉइंट है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखा गया। बाकी विस्तृत अध्ययन करना है तो आप पूर्व के लेक्चरों में इसका अध्ययन कर सकते। ठीक, इस प्रकार से अब आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक का चयन करते हैं कहां से? लिपि से। और लिपि के साथ ही दोस्तों चालू होगा क्या? वर्णमाला। ठीक, क्योंकि लिपि हमें पता चल जाए लिपि क्या होती, तब तो हम वर्णमाला पढ़ पाएंगे, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। तो दोस्तों हमने क्या लिखा? लिपि। ला से हो रहा है लिपि और ला से ही होता है क्या? लिखना। ला से क्या होता है? लिपि होता है। और ला से ही क्या हुआ? देखिए, लिखना हुआ। अर्थात जो लिखने का तरीका होता है वह लिपि है। क्या है? वर्ण किस रूप में लिखे जाएंगे वह क्या है? लिपि है। ध्वनि हम उच्चारित तो कर दी, हमने बोल दिया, जो बोल रहे हैं ये भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, किस रूप में रखें? उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है, तो ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती। तो आप लिख लीजिएगा, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये याद रखिएगा। क्यों लिपि क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली आप देखिए, यदि हमने आज कोई बात आपको बताई, वही बात आप दूसरे को बताएंगे, तो जब 6-7 लोगों तक ऐसे बात पहुंचेगी तो जो मूल बात है वो गायब हो जाएगी। इस मूल बात को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। और देश में तो सबसे पुरानी लिपियों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक लिपि चलती थी जिसमें मछली, मोर, पशु, पक्षी ये बनाए जाते थे।
जिसे हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है और जिससे क्या है, भारत की जितनी भी लिपियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? भारत की जितनी भी लिपियां हैं उन सब लिपियों की उत्पत्ति एक ऐसी लिपि है जिससे उत्पन्न हुए हैं, वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है दोस्तों? ये शब्द आप जरूर देखिएगा, लिखते कैसे, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित भी प्रश्न आते। तो ब्राह्मी को आप देख लीजिएगा कैसे लिखा हमने, ये लिखा हमने ब्राह्मी और चिन्ह चिह्न, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो भारत के सर्वसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और देश की अधिकांश लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन लिपियों का विकास किससे हुआ? इनका विकास से ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब चूंकि जो ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों, गुप्त काल आते आती है दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ गए थे? दो भागों में बढ़ गए थे। एक हो गई थी उत्तर ब्राह्मी और एक हो गई थी दक्षिण ब्राह्मी। तो इसके जो एक शाखा निकल कर आई, कौन सी दोस्तों? दक्षिणी ब्राह्मी शाखा। कौन से? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की जो शाखा आई, तो आपके दक्षिण, इससे कौन सी? दक्षिण भारत की जितनी भी लिपियां हैं उनका विकास किससे हुआ? दक्षिण ब्राह्मी लिपि से। और यह इसकी एक शाखा थी। इसके बाद एक शाखा कौन से निकली? उत्तर ब्राह्मी लिपि। उत्तर ब्राह्मी लिपि। और इस लिपि से दोस्तों जो हमारी हिंदी की लिपि है वो लिपि निकल कर आई। और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 343 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि देश की अर्थात राज्य के राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो इसी ब्राह्मी लिपि से ही हमारी देवनागरी लिपि लिख कर आई। कौन सी है? देवनागरी लिपि कौन सी आई? निकल कर आई है। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो देवनागरी लिपि है, ठीक है दोस्तों, इस देवनागरी लिपि का, देवनागरी जो शब्द है, प्रथम साक्ष्य हमें कहां मिले? तो हमेशा याद रखिएगा, इसके प्रथम साक्ष्य आपको मिलते हैं गुजरात के सूरत से जय भट्ट के शिलालेख में। किससे मिलते हैं दोस्तों? गुजरात से मिलते हैं। और किससे मिलते हैं? जय भट्ट के शिलालेख से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब आगे प्रश्न है कि ये ब्राह्मी लिपि जो है ये, तो इस ब्राह्मी लिपि के साहब जन्मदाता कौन? इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। और इस लिपि के रूप में जो शिलालेख और अभिलेखों का प्रारंभ हुआ वह किसके द्वारा किया गया था? हमारे इतिहास के जो दो महान सम्राट हम मानते हैं, और एक महान सम्राट कौन है? अशोक, और दूसरे अकबर। उनमें से जो अशोक महान थे उनके द्वारा इस लिपि में ही सर्वप्रथम शिलालेखों का, अभिलेखों का शुरुआत हुआ। क्या हुआ? जो इंस्क्रिप्शन हम कहते हैं ना, वो किसके द्वारा हुआ था? वो अशोक के द्वारा हुआ था। और उन्होंने ब्राह्मी लिपि, जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि अशोक ने 4 लिपियां बनाई थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। उनमें से एक लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में हमने क्या जाना कि किसके द्वारा उत्पत्ति की गई, किसके द्वारा लाई गई? तो आर्यों के द्वारा लाई गई। इस पर अभिलेख लिखवाने का कार्य प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों अशोक के द्वारा। गुप्त काल आते आते यह लिपि दो भागों में बट जाती, एक दक्षिण और दूसरी उत्तर ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का प्रारंभ होता है। और देवनागरी लिपि का जो साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम साक्ष्य में प्राप्त होता है गुजरात में जय भट्ट के शिलालेख से। अब कभी नामकरण पूछ लिया जाए दोस्तों, किसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा? तो देवनागरी नामकरण को लेकर बहुत सारे संशय हैं, अभी भी विद्वानों में मत व्याप्त है। परंतु जो सभी मानते हैं वो मत मानते हैं कि नागर नाम के जो ब्राह्मण थे उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ा। अब हम देख लिया हमने ये भी कि दक्षिण ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिपियां लिखी जाती है। तो आप लिख लीजिए तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपि का विकास किससे हुआ है? दक्षिण ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न पूछा भी गया उस प्रश्न पर गौर करिएगा। प्रश्न ये पूछा गया है, हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में और कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? किन्हीं 2 या 3 भाषाओं के नाम बताइए। तो हम तो ये जानते हैं हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। तो दोस्तों जब आदि जननी संस्कृत भाषा है तो संस्कृत में किससे लिखी जाएगी? देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। किसमें लिखी जाएगी? देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। संस्कृत के अतिरिक्त आपकी मराठी, कौन सी दोस्तों? मराठी,
नेपाली, कोंकणी, ये सभी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती। ये प्रश्न आ चुका है 2017-18 मेंस में, आया था मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी में कि हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 3 भाषाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी हो गई आपकी? संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आपका लिपि वाला ये चैप्टर आगे बढ़ता हुआ। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है। तो कोई भी भाषा हो दोस्तों, यदि उसे लिपिबद्ध करना है, अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए लिपि अत्यंत आवश्यक होती। क्या होती है? लिपि अत्यंत आवश्यक होती। यहीं पर आप नोट बना के लिख लीजिए नीचे। क्या लिख लेंगे नोट बनाकर? कि अंग्रेजी हमेशा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? पंजाबी लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है। इसी प्रकार उर्दू, तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से जब लिपि में आ गए तो लिपि से पहुंचते पहुंचते हम देवनागरी में भी आ गए, और देवनागरी की एक भाषा, लिपि में लिखी जाने वाली एक भाषा है हिंदी। अब उस हिंदी में हम प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उसको भी लिखने का कैसे तरीका आया। जहां से क्या निकल कर आएंगे? वर्ण निकल कर आएंगे। ठीक दोस्तों, और फिर वर्ण को हम प्रारंभ करें कि वर्ण होते क्या है। ठीक, तो देखिए, अब हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में जितनी बातें हम बोल रहे हैं उनको लिखना होगा। तो हमने कैसे लिखा? हमने कहा का, तो का को ऐसे बना दिया। फिर हमने कहा जा, तो जा को ऐसे बना दिया। फिर हमने कहा भा, भा को ऐसे बना दिया। तो ये इन अक्षरों को, वर्णों को जो लिख रहे हैं, यही वास्तव में क्या है? लिपि है। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका क्या कहलाया? लिपि कहलाया। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या है? 3 परिभाषाएं हमें पढ़नी है यहाँ पर। पहली ध्वनि, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या? वर्ण पढ़ना है, और तीसरी चीज हमें पढ़ना है इसी के पैरेलल जाते हुए अक्षर। 3 चीजें पढ़नी है, और ये तीनों बेसिक होते हैं। इनके भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ण विक्षेप पूछ लिया जाएगा, या कोई एक शब्द दे दिया जाएगा उसमें पूछ लिया जाएगा इस शब्द में कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं। तो दोनों में क्या क्या अंतर रहेगा यहाँ पर हम देखते हैं। जब आपका ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो आपको 3 से 4 फैक्ट याद रखने। कितने फैक्ट याद रखने? 3 से 4 फैक्ट आपको याद रखने। ध्वनि क्या होती? यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है। ठीक, पहला एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह रखना है कि वर्ण के उच्चारित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण के उच्चारित रूप को ही ध्वनि कहते हैं। तो प्रश्न आ गया ऑब्जेक्टिव में कि वर्ण के उच्चारित रूप को क्या कहते हैं? तो वर्ण के उच्चारित रूप को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पॉइंट याद रखना आपको, वर्ण का उच्चारित रूप। क्या याद रखेंगे? कि वर्ण का जो उच्चारित रूप है वह क्या है दोस्तों? तो वह आपका ध्वनि कहलाता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरा हम पहुंचते हैं वर्ण। क्या पहुंचे? वर्ण। अब ये जो ध्वनि थी दोस्तों, जो उच्चारित किया हमने, इसको जब एक पेपर में लिख देंगे, क्या कर देंगे? किसी ना किसी रूप में लिख देते, तब उसे कहते हैं वर्ण। अब यहां पर एक बात और देख लीजिए, कभी आपसे इनके पूछ लिया जाए ये जो वर्ण शब्द है दोस्तों, इसके अर्थ क्या क्या होते हैं? क्या पूछ लिया जाए? ये जो वर्ण शब्द लिखा हुआ इसके अर्थ क्या क्या? ये चूंकि प्रश्न पूछे गए हैं अनेकार्थी के रूप में, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्ण का एक अर्थ होता है आपका रंग। कहते हैं ना श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। तो श्याम वर्ण मतलब श्याम के रंग का है, लाल वर्ण। इसीलिए आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते हैं क्या? वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं। ठीक। और दूसरा अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? भाषा के सबसे छोटे लिखित इकाई। क्या होती है वर्ण? भाषा की सबसे छोटे लिखित इकाई। भाषा के लिखित इकाई अपन लिख देते, सीधी बात।
ठीक, तो याद रहेगा वर्ण का अर्थ क्या होता है। अब वर्ण में जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, अब उन पर गौर करिए। किस पर? वर्ण के जो फैक्ट हमें याद रखने। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। अब ये खुद देखिए, जैसे अणु और परमाणु होते हैं, परमाणु छोटा से छोटा कण होता है, क्या उसे तोड़ पाते हैं ना? हम पढ़ते हैं ना सूक्ष्मतम कण जिसके टुकड़े नहीं होते। इसी प्रकार जब वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई है, क्या है? सबसे छोटी इकाई है, तो क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? अब भाई साहब जब सबसे छोटी है तो इसके कभी भी खंड नहीं किए जा सकते। आप क्या लगाएंगे? सामान्य नॉलेज लगाएंगे, अपना ज्ञान लगाएंगे। तो हमने क्या कहा इसमें दूसरा पॉइंट, इसके खंड नहीं किए जा सकते। याद रखेंगे वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। जब सबसे छोटी लिखित इकाई है दोस्तों, तो क्या आप इसके खंड कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो तीसरा पॉइंट है आपको याद रखना है कि यह ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। इस कारण से इसे दोस्तों एक अन्य नाम से पुकारते हैं, और वो नाम है आपका, वो नाम है, लिखते हैं चौथा नाम, ध्वनि चिह्न। इसी कारण से वर्ण को ध्वनि चिह्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि चिह्न भी कहते हैं। ये आपके हो गए वर्ण। ठीक, अब लास्ट में हमने लिखा है क्या? अक्षर। जब हम अक्षर पर चर्चा करते हैं तो क्रम से आप ध्यान दीजिएगा। किस पर? क्रम से ध्यान दीजिए। अक्षर हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में छोटा आ लगा हो, क्या लगा हो? छोटा आ लगा हो। और यदि छोटा आ लगा है दोस्तों, तो उसका मतलब हमेशा होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अब देखिए अक्षर, अपने व्यू देखिए, अपने जो देखने का नजरिया उसको चेंज कर दीजिए। अब हमने देखा अधन क्षर, क्षर मतलब क्षरण होना, अर्थात नष्ट होना। जो नष्ट नहीं होते वही क्या? अक्षर है। अक्षर क्या हो? मतलब शाश्वत सत्य होते। अब यहां पर आप हर हिसाब से परिभाषा देख लीजिएगा, चाहे पीएससी में रिटर्न करना हो चाहे व्यापम में करना, दोनों में परिभाषा काम आ जाएगी अक्षर की। तो अक्षर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अक्षर क्या होता है? दो या अधिक वर्णों का समूह है ये। या आप ये भी कह सकते हैं कि अक्षर क्या होता है? दो वर्णों का समूह। क्या होता है? दो वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है, जिसका उच्चारण एक सांस में किया जाता है। आप क्या कह सकते हैं? आप अधिक भी ना जोड़े तो भी चलेगा। आप ये कह सकते हैं केवल दो वर्णों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में किया जाता है, एक झटके में किया जाता है, वह क्या है? अक्षर है। क्या है दोस्तों? अक्षर है। अब देखिए यहां पर आप नाम देख रहे होंगे, क्या लिखा है? देखिए दो वर्ण लिखा है। दो वर्ण मतलब जब दो से मिलकर है तो उनके बीच ब्रेकअप हो सकता है। जब दो से है तो क्या हो सकता है? ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब इसे तोड़ा जा सकता है। तो कब तक इसे तोड़ेंगे? ये हमेशा लिख लीजिए अगला पॉइंट, इसके खंड किए जा सकते हैं। इसके खंड किए जा सकते हैं। ठीक, अब आप मैथमेटिकल स्वरूप में देखिएगा, वर्णों के कोई भी शब्द दिया उसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी? वर्णों की संख्या उसमें उतनी होगी दोस्तों जब तक अक्षर को हम कहां ना ले जाएं, बिल्कुल तोड़ते तोड़ते कहां जमी दोज ना कर दें। यदि कोई शब्द लिखा है दोस्तों, उस शब्द में जितने भी अक्षर है उनको तोड़ तोड़कर जब तक हम जमी दोज नहीं कर देंगे तब तक हम वर्णों को काउंट करेंगे। ठीक, ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगे। अब हम देखते हैं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर। एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमने लिखा एक शब्द राम।
क्या लिखा? राम। एक शब्द लिखा हमने कल्याण। क्या लिख लिया? एक शब्द हमने लिखा राम और एक शब्द हमने लिखा कल्याण। अब आपसे पूछ लिया गया कि राम शब्द में कितने अक्षर हैं। क्या पूछा गया? ये जो राम शब्द लिखा है, इस राम शब्द में कितने अक्षर हैं? तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं करना है, आपको सीधे काउंट कर लेना है। क्या दिख रहा है? एक रा दिख रहा है, एक मा दिख रहा है, मतलब कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हुए। और जब भी अक्षरों को हम काउंट करते हैं, उनकी गणना करते हैं, तो कभी भी हमें आधे वर्णों को नहीं गिनना चाहिए। सॉरी, कभी भी हम क्या करेंगे? आधो वर्णों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3। कल्याण शब्द में कितने अक्षर हो गए दोस्तों? 3 हो गए। अब आपसे कहा गया कि वर्ण बताइए, वर्ण कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को हम क्या करेंगे? अक्षरों को हम व्यंजन प्लस स्वर में विभक्त करेंगे। क्या करेंगे? अक्षर को व्यंजन और स्वर में विभक्त कर देंगे और उसके बाद हम काउंट करेंगे। अब जितने भी आएंगे वो सभी आपके वर्ण कहलाएंगे। जैसे हमने राम कहा, राम में कितने अक्षर हुए? रा प्लस मा। देखिए, गौर से देखिएगा, राम, रा प्लस मा। अब इसके खंड करते, तो रा में हलंत लगाया तो हमें पता चला इससे बड़ा आ मिला हुआ है। बड़ा की मात्रा बाकी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। मां को हमने देखा तो मां के साथ छोटा आ लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कितने, देखिए 1 2 3 4, अर्थात राम शब्द की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर आपके अक्षर 2 होंगे और वर्ण कितने निकल कर आएंगे? 4। वर्ण कितने निकल कर आए? 4। इसी प्रकार आप कल्याण में देखिए, तो कल्याण में कितने? का में हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा, फिर ला तो आधा हाई है, फिर या में हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? बड़ा आ निकला, फिर रा में हलंत लगाएंगे तो आ निकला। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कल्याण शब्द में अक्षर थे 3। अक्षर कितने निकले थे? 3 निकले थे। अब वर्ण कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो कल्याण शब्द में अक्षर कितने थे? 3 थे और वर्ण कितने थे? 7 निकले। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? तो अब ये तोड़ना जो आया, आ हलंत अ, ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा पढ़ेंगे, वहां पर ये चीजें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अध्ययन करते हैं वर्ण के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं वर्ण। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। हाँ, यहां पर एक बात और आपको देखनी है, अक्षर तो हमने देख लिया है, अक्षर के कुछ प्रकार होते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। तो अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, अक्षर के प्रकार। अक्षर के प्रकार। तो अक्षर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मुक्ताक्षर, ठीक, और दूसरा आप होता है बद्धाक्षर। अक्षर कितने प्रकार के हुए आपके? पहला हुआ आपका मुक्ताक्षर और दूसरा हुआ आपका बद्धाक्षर। जब आप मुक्ताक्षर की बात करते हैं, मुक्त मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात सा से होता है स्वतंत्र और सा से ही आपके होते हैं स्वर। क्या होते हैं? सा से स्वर होते हैं और सा से ही आपका होता है क्या? स्वतंत्र। मतलब इसका मतलब क्या है कि अंतिम में आना चाहिए स्वर। क्या आना चाहिए दोस्तों? स्वर आना चाहिए। यदि किसी भी शब्द के अंतिम में स्वर आता है तब हम उसे कहते हैं मुक्ताक्षर। तो अंतिम में लिख लीजिए, अंतिम में स्वर, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर। मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र होता है और अंतिम में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जैसे हमने क्या कहा? आप। इसमें देखिए पा के आखिरी में क्या स्वर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे मुक्ताक्षर। मुक्त मतलब याद रखिएगा स्वतंत्र, और सा से स्वतंत्र होता और सा से ही स्वर होता, अर्थात आखिरी की ध्वनि में यदि स्वर आए तो आपका कहलाएगा मुक्ताक्षर। इसके बाद हमने चर्चा करी बद्धाक्षर की, मतलब ये बंधे हुए किसी से जुड़े हुए होंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है अंतिम ध्वनि क्या होनी चाहिए? व्यंजन। अंतिम ध्वनि यदि व्यंजन है दोस्तों तो वह अक्षर क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा बद्धाक्षर कहलाएगा। जैसे हमने इसी को लिख लिया, आप को ही आप में हमने क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया।
क्लियर। तो मुक्त अक्षर क्या हुए, मां से होता है मुक्त, मुक्त क्या होते हैं, स्वतंत्र होंगे, और सा से स्वतंत्र होता है तो सा से ही स्वर होता है। और यदि आखिरी में क्या आ जाए, स्वर का उच्चारण आ जाए, जैसे हमने आप लिखा तो पा में आ का उच्चारण मिला हुआ, देखिए पा में हलंत लगाएंगे आ निकलेगा कि नहीं, तो इसलिए यहां पर आपका क्या होगा दोस्तों, मुक्ताक्षर होगा। अब यदि अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, तो देखिए पा के साथ हलंत, और हमेशा याद रखिएगा जो बद्धाक्षर होंगे दोस्तों उनमें हलंत अवश्य लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, हलंत का चिन्ह अवश्य ही लगा रहता। इस प्रकार ये अक्षर आपके समाप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। लेक्चर का शुरुआत प्रारंभ भी इसी तरीके से हुआ था, जोश के साथ हुआ था, हिंदी के साथ हुआ था। उस पहली लाइन के बारे में हमें एक पंक्ति याद आती है, उस पंक्ति को पहले आप सुन लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, और वो सकता है वो आपके एग्जाम में पूछी भी जाए। तो उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहय, निज भाषा उन्नति अहय, सब उन्नति के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अर्थात अपनी जो व्यक्तिगत भाषा होती है उसी में हम प्रगति कर सकते हैं। और इसे उद्देश्य को मानते हुए जो एमपीडिया यूट्यूब चैनल है, यह हिंदी की संपूर्ण क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें क्या होगा, हिंदी की आवश्यकता होगी, वो सभी एग्जाम्स के टॉपिक्स इसके अंतर्गत कवर होंगे। वो चाहे यूपीएससी के नॉर्मल जो सिंपल आता है 25 या 50 नंबर का, वो कवर भी होगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की हिंदी भी लगभग कवर ही होगी। एसआई व्यापम के जो भी एग्जाम है, और वर्तमान में जितने सारे एग्जाम आए हुए व्यापम के कर्मचारी की तरफ, कर्मचारी आयोग की तरफ से, उसमें जिस सब्जेक्ट में हिंदी आएगी वो सभी टॉपिक्स आपके इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर होंगे। और यह जो क्लास चल रही है कंटिन्यू चलेगी, ए से लेकर जेड तक चलेगी। अर्थात जैसे हिंदी की प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि आ से लेकर ज्ञा तक हमें चलना है, मतलब अनपढ़ बनाने से लेकर ज्ञानी तक बनाना है, तब तक यह क्लास चलेगी जब तक आपको हिंदी के बारे में ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा। सभी लेक्चर आपको समय समय पर अवश्य मिलते रहेंगे। अब आखिरी में सुन लीजिए कि हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगामी लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगामी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी ध्वनियां हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाय क्या होते हैं, कुछ हिमेश रेशमिया जैसे गायक होते हैं, वो किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी ध्वनि है हिंदी में, हिंदी क्या वैज्ञानिक है या नहीं है। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आगे इसी प्रकार से हम लोग मार्गदर्शन करते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।